चलिए देखिए, अपन पढ़ रहे थे क्या? सहरिया। कौन सी जनजाति पढ़ रहे थे? सहरिया जनजाति पढ़ रहे थे। और इसके पहले कौन कौन सी जनजाति हो गई अपनी? इसके पहले अपनी कौन कौन सी जनजाति हो गई? अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी कौन सी? भील। और भील के बाद पढ़ी थी गौड़ जनजाति पढ़ी थी। फिर इसके बाद कोल जनजाति पढ़ी थी। फिर बैगा जनजाति। फिर पढ़ रहे हैं अपन सहरिया जनजाति। ठीक है ना? अच्छा, इन्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि आपका जो मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी आप इन चीजों को लिख पाएं। और प्री के हिसाब से ये है कि सबके पीछे एमसीक्यू लगा दिए हैं। इससे आपका ये है कि प्री के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको पता चल जाए। इसलिए दो तरीके के हैं पढ़ाने के। ठीक है, इसलिए डिटेल ज्यादा हो रही है। नहीं तो एक दिन में हम एक जनजाति खत्म कर सकते हैं। एक दिन में एक जनजाति खत्म आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप पढ़ते समय अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर चलिए, अंडरलाइन करते चलिए। ठीक है ना? जिससे कि आपको प्री के हिसाब से पता होना चाहिए और डिटेल रहेगी तो ये मेंस में काम आ ही जाएगा। दो बार लिखने की या 2 बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीडीएफ फॉर्म में हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आप पढ़ते हुए याद करते हुए बना ही रहे होंगे। ठीक है ना? तो सहरिया हमने पढ़ लिए थे। सहरिया की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, सहरिया शब्द की उत्पत्ति सहरिया से हुई है, जहां सा का अर्थ क्या है? साथी, तथा हरिया का अर्थ है क्या? शेर। शेर के साथ रहने वाले। इसके साथ अच्छा, सहरिया का अर्थ है शेर का साथी होना। सूरदास के कूट पद में सहरिया का यही अर्थ लिया गया है। सूरदास जी ने वर्णन किया है किसका? सहरिया का। साधन हरिया। सा का मतलब सात और हरिया का मतलब शेर। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द सहरा से भी मानी जाती है। जहाँ सहरा का अर्थ है जंगल। सहरा का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। जनजाति कहां पर निवास करती है? ये जंगलों में। खैर अब तो गांव के आसपास रहने लगी हैं। जंगल ही नहीं बचे तो जंगल में कितने रहेंगे? अब जंगल ही कम हो गए, इसलिए इन्हें सहरिया कहा जाता है। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति की कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। तो इसका मतलब है कि सहरिया किसको ज्यादा मानते हैं? भीलों को मानते हैं। जनजातियों में ये बहुत कुछ है, आगे भी और जनजाति हम पढ़ेंगे। तो उनमें अपने भाइयों को बड़ा भाई मान लिया है कि जी हमने बड़े भैया आएंगे। ठीक है ना? जी हमसे बड़े हैं। और जातियों में भी चलता है ना, जब बड़ी जाति या छोटी जाति होती है। फिर गोत्रों में चलता है, जो बड़ा गोत्र है जो छोटा गोत्र है। ऐसी इनमें भी है। बड़ी बहन भीलनी से उत्पन्न संतान भील और छोटी बहन सेरिया से उत्पन्न संतान क्या कहलाई? सहरिया कहलाई। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मतलब भाई मानते हैं। सहरिया भीलों को आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं कि यहीं से उत्पत्ति हुई है हमारी। किससे? वाल्मीकि जी से। किससे? अर्थात ये अपने आप को वाल्मीकि की संतान मानते हैं। किसकी संतान? वाल्मीकि की संतान मानते हैं। कौन? सहरिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो ऐसी में एक और जो लोग आते हैं वो अपनी जो कास्ट है उसको वाल्मीकि लिख देते हैं। क्या लिखने लगे? पहले तो वाल्मीकि कोई नहीं लिखता था। लेकिन देखो क्या है कि हमारे देश में धर्म है, धर्म प्रधान देश है। मतलब धर्म बहुत सारे हैं हमारे इधर भारत में। आप जानते हैं बहुत सारे धर्म है कि नहीं है? विदेशों में चले जाओ तो एक ईसाई धर्म के लोग रह रहे हैं, उसकी 2 शाखा हो जाती है। लेकिन हमारे देश में तो आप जानते हैं धर्म बहुत सारे हैं कि नहीं। और अब पता नहीं ऐसा क्या होता जा रहा है कि धर्मों से धर्म और उत्पन्न होते जा रहे हैं। पहले वाल्मीकि जाति कोई नहीं लिखता था, मानते थे वाल्मीकि जी को। अब वाल्मीकि को अपने नाम के आगे लिखने लगे हैं। सबका अलग अलग चलता है। सहरिया की उत्पत्ति संबंधी कथाओं, पुराणों, विचारों से स्पष्ट होता है कि सौर, सवर आदि सहरिया जनजाति के ही नाम है। तो सहरिया को किस नाम से? सौर। एक और सवर आदि सहरिया जनजाति के ही नाम है। सहरिया सबरी से भी अपनी उत्पत्ति बताते हैं। सहरिया सौरी सबरी भीलनी से उत्पन्न होने के कारण सवर और सौर कहलाए। अभी हमने देखे आए सबरी से कौन बने? भील बने थे कि नहीं? सहरिया निषाद और लवकुश से भी अपना संबंध बताते हैं। निषाद का नाम आपने कहां सुना है? रामायण में। क्या करवाया था इन्होंने? भगवान राम को गंगा पार करवाई थी। निषाद राज ने कराई थी कि नहीं? वनवासी राम ने सबर कोल किरातों की सेना बनाकर सहरी सहायता ली थी।
किसकी सहायता ली थी? भगवान राम की सेना में तो सब थे, वानरों की सेना थी ये भी पता है, केवल वानर ही अकेले थोड़ी होंगे, उसकी उनकी सेना में सब लोग थे। और बानर भी ऐसे नहीं थे कि हम बानर कह दें कि लाल मुंह के बानर थे या काले मुंह के बानर थे। जब आप रामायण उठा के पढ़ेंगे तो बानर भी भयंकर प्रकार के थे उनकी सेना में। कुछ ऐसे बानर थे जो चांदी के समान चमकते थे, निरे चांदी, चाहे चांदी देख लो चाहे बानर देख लो। कुछ बानर ऐसे थे जो प्योर पूरे ग्योरी रंग के थे, ग्योरी होते ना घर में, लाल रंग, पूरे लाल रंग के, प्योर काले रंग के रहते कछु, भयंकर रहते, आधे आदमी देख के ही डर जाए। तो भगवान राम की सेना में तो सब थे। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। किसके वंशज? ऐतरेय ब्राह्मण है। अब देखो यहां ब्राह्मण जाति है क्या? नहीं, ये ग्रंथ का नाम है। काय का नाम है? ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद का ब्राह्मण रहा है, हर एक वेद का ब्राह्मण रहा है। यह ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें किसका? विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। इनका पूर्वज एक जारा सबर को बताया गया है। अब सबर मतलब सहरिया, बाको नाम का है जारा, ये इनका कौन है? पूर्वज। ठीक है ना, जारा सबर मतलब जारा सहरिया, ठीक है ना, उसे क्या बताया? इनका पूर्वज। सबर नाम एक वृद्ध भील योगी सबरी नारायण से 2 मील दूर करोंद में रहता था। रहने दो अब जाए। रसेल और हीरालाल ने भी अपनी किताबों व लेखों में सहरियाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। रसेल और हीरालाल ने सबर, सबरा, सौर, सहरा की चर्चा के साथ सौरिया और खुटिया उपशाखाओं की व्याख्या की है, किंतु उन्होंने सहरिया शब्द का जिक्र नहीं किया है। शायद ये सहरिया शब्द से वाकिफ नहीं हुए थे। कौन भाई साहब? रसेल और हीरालाल, ये दो ही भैया ने सबरी जनजाति पढ़ ली थी। पता नहीं कैसे कितनी उम्र लेके आए थे, सारे इस जनजातियों के पास गए थे जी। जैसे हर जनजाति में 2 व्यक्ति कॉमन रहेंगे, नाम उनका का, इन्होंने बहुत रिसर्च किया है 2 भाइयों ने। जनरल कनिंगम ने सहरियाओं को सौर या सबर माना है। ये इनको कोलेरियन मानते हैं। क्या मानते हैं? कोलेरियन मानते हैं। देखो क्या है, देखो जैसे यहां बैठे हो तो आप लोग जो बैठे हो, अब आपस में तो ये चलता रहता है यार मेरी सिलेक्शन पहले हो जाए, सबका हो जाए ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन का हो जाए? चलता है कि नहीं चलता? कैसा आता? सबका हो जाते कि लास्ट में मैं आ जाऊं, ऐसा कोई है क्या? एक आध की हो सर मैं तो हूं, है का? नहीं है। सबसे पहले क्या चलता है? सबसे पहले मेरे हो जाए इनको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, सबका हो, पर शुरुआत कहां से हो? मेरे से हो। तो आपस में इसके लिए तो लड़ाई चलेगी कि नहीं? इसी को तो कंपटीशन कहते हैं कि नहीं? तो आपस में आपका चल रहा है क्या? मैं यहां से पढ़ लूं, मैं वहां से पढ़ लूं। हमारी नजरों में तो आप सब लोग कैसे हो कि स्टूडेंट के समान हो सारे के सारे। हम तो यही मानते हैं कि वो आपकी आपस की लड़ाई है, लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हमें तो सब सीधे ही लगते हैं। कोई ना तेज दिखता है ना कुछ दिखता है, हमें तो सब बच्चे ही दिखते हो आप। ऐसी जनजातियों में आपस में भी कुछ चलता रहे, पर ये सीधी बहुत होती हैं भाई। इस मॉडर्न जमाने से वाकिफ ही नहीं है ये कि जमाना कहाँ चल रहा है और लोग वाग कितने खतरनाक हुआ है जी, आपस में ये अपने हिसाब से रह रहे हैं। अब कोई इन पे अधिकार जमाए हुए, जैसे गांव के साहूकार हैं, वे कर्ज में दबाए हैं, रह रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं जी, बढ़िया काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी जैसे भी हो रही है बना के खा रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, बड़े सीधे मानव, जैसा जिसका अधिकार है वैसे वाकई गुलामी में जी रहे हैं। ऐसी हर जगह पे, हर प्रदेश में, हर शहर में कहीं ना कहीं इनका आपको ऐसा एक वर्ग मिलेगा। अब तो सरकारों का है कि सोशल मीडिया के द्वारा सब उभरते जा रहे हैं, अवेयरनेस आती जा रही है। नहीं इसके पहले तो ये कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ये सरकारों को पता ही नहीं चलता था, योजनाएं तो चलती थी। ऐसी दक्षिण में एक यही कर्नाटक और ये आपका क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यही जनजाति रहती थी। इनका काम एक ही था। यहाँ के जो साहूकार थे, मतलब आपने देखा हो कुछ जनजाति ऐसी हैं, आज भी आपने देखा होगा जब चोरी वगैरह होती है तो कुछ जनजातियों का नाम प्रमुख आ जाता है, कुछ जातियों का नाम आ जाता है, सुने होंगे आपने, आया ना, कि भाई ये चोरी करने के लिए प्रसिद्ध है। साउथ में भी कुछ ऐसी जनजाति हैं जो चोरी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। का है? विश्व प्रसिद्ध। और कह के चोरी कर लेते हैं।
एक जनजाति ऐसी हुई साउथ में जिसने कह के चोरी कर ली थी प्राइम मिनिस्टर पे। सीधा एक दिन पहले अनाउंस, 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री के घर, जो सरकारी बंगला होता है, उसमें चोरी करूंगा। और चोरी करी। सोचकर देखो, उसने एक दिन पहले कह दी होगी तो कितनी फोर्स लगी होगी, लगी होगी कि नहीं लगी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाके चोरी कर ली। और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं नाम बता सकता हूं, नागेश्वर दत्त, नागेश्वर राव नाम का चोर था। डायरेक्ट लिख के सारी सीबीआई रो सब लग गई थी, लेकिन उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया कोई। चोरी करके गया, एक लेटर भी लिख के गया, सामने रख भी गया, किसी को पता नहीं चला। बाद में जब उसकी सच्चाई आई तो आज सरकार उसे क्रांतिकारी मानती है, उसकी मूर्ति स्थापित है। और इतने इतने खतरनाक, न मारने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। नागेश्वर राम, आप सर्च करना, उसमें नीचे लिखा रहता है उसका, द बिगेस्ट थीफ ऑफ इंडिया। नागेश्वर राव बिगेस्ट थीफ, पकड़ा नहीं गया आखिरी तक। और अपनी चोरी के कारण, उसने क्यों चोरी करी थी इसके पीछे फिर अलग कहानी है, और वो कहानी के कारण ही फिर वो क्रांतिकारी नाम आया उसका। समझदार हो गया था, चोरी करते करते शहर में आ गया था। मतलब आप समझिए वो कितना बड़ा चोर होगा कि सीधे रेलवे स्टेशन की बोली लग जाती कि जब रेलवे स्टेशन में चुराऊंगा, तो उस पर ट्रेन जितनी आती थी ना, उस ट्रेन के जितने भी आते सबके चोरी कर लेता था। और वे अपने कोई बड़े साहूकार टाइप के थे ना, वे बोली लगवाते कि मैं, जे रेलवे स्टेशन है, जाके चोरी करने वाला कौन है, बोली लगाए। तो बोली लगती थी, जब रेलवे स्टेशन की चोरी अपन करेंगे, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। और फिर चुरा तो कोई रोक ही नहीं सके। सोचकर देखो कितनी ज्यादा उनके अंदर इस कला होगी उसमें कि कह के चोरी कर रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन हम है जहां पे हम चोरी करेंगे हम। तो महीने के लाने चोरी के लाने लग गई बोली कि जब पूरे महीने भर हम चोरी करेंगे। तो 50,000 रुपया की लग गई। अब बहुत पुरानी बात है, आज की बात है, इंदिरा गांधी के समय की बात है, तो 50,000 उस समय बहुत होते थे। तो भाई 50,000 दे, अब भाई 50,000 से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। नागेश्वर राव ने, मुझे बंदरगाह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये अपने साउथ में जो बंदरगाह हैं, जो इस साइड कर्नाटक के साइड में, मैंगलोर बंदरगाह है कि नहीं है। आप सोचकर देखो, इतनी बड़ी फोर्स लगी थी उस पर, 300 किलो सोना अकेलो रात भर में चुरा के ले गए। तो कितो 300 किलो वो ऐसे धर के ले गए, सोचो। ना कोई ने पकड़ पाओ, पुलिस ने हाथ नहीं लगा पाया। सोच के देखो कितने खतरनाक होंगे।
जनजाति हम जो पढ़ते हैं ना, जी सैरिया जनजाति, ये जनजातियों में सबसे सीधी जनजाति मानी जाती है। सीधी जनजाति में पिछली बार स्टोरी सुनाई थी मैंने, ध्यान है आप लोगों को? सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? जिन्हें नहीं है पता शायद वीडियो देख लेना पिछली, उसमें मैंने बताया होगा। बाकी अभी यहाँ भी आएगी इनकी स्टोरी। तो जनरल कनिंघम ने सैरियाओं को सौर या सवर नाम माना है, ये इनको कोलेरियन मानते हैं। हेरोडोटस के अनुसार कोलाड़ी के लिए सीतियन भाषा में सगारिक शब्द होता है, अतः इस जनजाति का नाम कोलाड़ी लेकर चलने के कारण इनकी विशेषता भी है। सैरिया अपने साथ कुल्हाड़ी रखते हैं। अब कुल्हाड़ी नहीं रखते, जमाना बदल गया तो डंडा जरूर रखते हैं, बाकी बिना ये नहीं चले। समझ में आया कि नहीं आया? मोबाइल के कारण बदलाव बहुत आ गया है, ठीक है ना। अब ना कुल्हाड़ी मिलेगी ना डंडा मिलेगा, अब मिलेगा मोबाइल। कब मिलेगा? मोबाइल। गार्डन ने आर्यों और द्रविड़ों से पूर्व भारतीयों में मुंडा, कोल, हो, सबर, हुयास, व्हील, कोरगु इत्यादि का नाम उल्लेख किया है। किसने? गार्डन ने। किसने? वैसे भी आप जानते हैं जनजातियों को सबसे पहले मानव मानते हैं इस धरती का। किसका? धरती का। तो आर्यों से पहले मानते थे कि ये यहाँ रहते थे, ठीक है ना। और सैरिया जनजाति का मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने कहा था ब्रह्मा जी ने जो पहला मानव बनाया था वो सैरिया ही बनाया था। सुनाया था कि नहीं? वो इतना सीधा था कि और पैदा होते गए वो खिसकता था। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गई तो उसको ने कही थी खिसक भी की, लेकिन वो सीधा था, सभी जगह देते रहो, इसलिए उससे कह दी कि तू सबसे अलग रही, इसलिए सैरिया सबसे अलग ही रहते हैं। आईने अकबरी में भी सैरियाओं का उल्लेख हुआ है। काय में? आईने अकबरी किससे संबंधित है? किसकी जीवन गाथा लिख रही है? किसने लिखी है? मैंने कही अकबर नहीं लिख दी। बुद्ध धर्मशास्त्रों में सैरिया जनजाति का उल्लेख आया है। चंबल जमुना नदी के मैदानी भागों में सैरियापा नाम का एक राजा था। यह सैरा जनजाति का मुखिया था। इसी स्थान को सैरा नाम से जाना जाता था। राजा को नाम क्या था? सैरियापा। क्या था? बढ़िया। डॉक्टर टीवी नायक द सैरिया मोनोग्राफ में सैरियाओं के इतिहास के बारे में बताया। अब ये ध्यान रखना, इनका एक डॉक्टर टीवी नायक ने क्या लिखा है? द सैरिया। किसने लिखी है? डॉक्टर टीवी नायक। जैसे टीवी पे आ रहा हो सैरिया। डॉक्टर केसी दुबे ने पूर्व भोपाल रियासत से सौसिया और सौर को सैरिया का समर्थक माना है। पढ़िए इस लाइन को। डॉक्टर केसी दुबे ने क्या माना है? पूर्व भोपाल रियासत से सौसिया और सौर को सैरिया का समानार्थक माना है। यहाँ के जो भोपाल की रियासत थी, फिर बाद में तो आप जानते हैं कि वो मुसलमानों के अंडर में आ गई थी, उसके पहले का वर्णन है ये। सबर के लिए इतिहासकार प्लिनी, स्वारी और टॉलमी ने सवारा संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अब प्लिनी आप जानते हैं कि इतिहास से संबंधित व्यक्ति है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है प्लिनी से? तो प्लिनी ने क्या कहा है? स्वारी। और टॉलमी ने क्या कहा है? सवारा। अब टॉलमी का नाम हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि नहीं? संज्ञाओं का प्रयोग किया है। सबर शब्द का उल्लेख 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत पुस्तकों में भी मिलता है। कब से कब तक? 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। यहाँ वैदिक सभ्यता का भी काल है, ये है या नहीं है? वैदिक सभ्यता का काल है कि नहीं है? तो इस समय ये भी थे, मतलब तो ये इसमें बताया गया ना, अभी आर्यों से पहले ये थे, तो इनने प्रयोग किया है, तो टाइम पीरियड भी बता दिया इन्होंने। सैरिया जनजाति की उत्पत्ति संबंधित किंवदंतियां एवं कथाएं देख लो। एक आध कथाएं देख लें इनकी। देखो, मध्य प्रदेश की 1961 की जनगणना के समय किए गए सैरिया ग्राम गधेर में उत्पत्ति संबंधी सर्वेक्षण अध्ययन के प्रतिवेदन में एक सैरिया वृद्ध के बताए अनुसार, अब एक वृद्ध व्यक्ति था, माने बताओ कि हम कैसे आए, तुम कैसे आए, ये तुमने दादाजी बताएंगे कि नहीं कि अपन वहां से आए, वहां से आए, वहां से आए। संसार के रचयिता ब्रह्मा ने संसार की रचना के समय सभी जाति के लोगों के लिए स्थान निश्चित किया था कि जय जाति के लोग झरंगे और ऐसे रंगे, जे भी आए होंगे। अब जे आ गए। सबसे पहले उन्होंने सैरिया की रचना करी। कौन की रचना कर दी? सैरिया की रचना की, और उसे इस निश्चित स्थान के बीचों बीच बैठाया कि सब जाति के बैठ रहे हैं, तू कहाँ बैठ जा? बीच में। मतलब जगह निश्चित कर दे, जहां फलानो सिंह बैठे हो, जहां फलानी जाति को बैठे हो, जहां फलानी, लेकिन बनाओ सबसे पहले कौन है? सैरिया है। तेरह जगह जहां है, तो सैरिया बैठा था बीच में। वह अत्यंत सरल व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था, सरल ही होगा। जैसे जैसे ब्रह्मा ने अन्य जातियों के लोगों को बनाया, वे सैरिया के पास आकर बैठने की कोशिश
करने लगे। इस कोशिश में वह सैरिया के परे खिसकते गए। परे मतलब सैरिया खिसकात गए। अपने सरल स्वभाव के कारण वह खिसकता चला गया। कौन? सैरिया। बेचारा सैरिया। सब जातियों के निर्माण तक एक ऐसी स्थिति आई कि बेचारा सैरिया एकदम खूंट अर्थात सिरे तक पहुंच गया। कहते ना खूंट पे बैठ जा, भाई शुद्ध भाषा में खूंट कह देते हैं, अपन किनारे पे कह देते हैं। ब्रह्मा ने जब निरीक्षण के समय सैरिया को एकदम सिरे पर पाया तो पूछा कि उसे जब बीच में बैठाया गया था तो वह सिरे पर कैसे पहुंचा। इस पर ब्रह्मा नाराज हुए और कहा कि वह लोगों के साथ रहने लायक नहीं है और श्राप दिया कि वह मनुष्यों की भीड़ भाड़ से अलग रहकर एकांत और जंगल में ही बसेगा। तो जब से आप जानते हैं सैरियाओं को कहीं भी देखे आओ वे बसेंगे अलग ही। गांव में रहेंगे तो गांव से अलग रहेंगे, नहीं तो जंगल में तो रहेंगे ही रहेंगे। खूंटिया संबंधी कथा इस तरह भी प्रचलित है कि भगवान ने पृथ्वी की रचना के बाद पहला गांव बसाया। गांव की बसाहट के मुहूर्त में जिस सैरिया ने खूंट गाड़ा था वह खूंटिया पटेल कहलाया। तो सैरियाओं में खूंटिया पटेल भी होते हैं। मैंने धरती पे आके पहले सबसे पहले खूंट गाड़ा था, जे अपनो खूंट गड़गा मतलब जे अपनो स्थान होगा। क्या हो गया? स्थान हो गया। पहले ऐसी लड़ाई भी होती थी झंडा की। भाई खूंट का मतलब हो गया एक लकड़ी गाड़ दो, फिर वहां पे झंडा लगन लो तो झंडा होगा। देखो झंडा देव जगह पे गड़गाओ मतलब जो अपनो क्षेत्र होगा। तो पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई देखी होंगी तो झंडा लेकर लड़ते कि नहीं? आज भी झंडा हर देश का है कि नहीं है? जिस देश का झंडा जिस देश पे लग गया है वो देश उस देश का हो गया कि नहीं हो गया? झंडे की बहुत महिमा है कि नहीं? झंडे से पहले क्या चलता था? फूट जी अपनो होगा, ठीक है ना। एक कथा अनुसार भगवान ने जंगल में पहले आदमी को रहने भेजा, उसका नाम क्या था? गंगू खूंटिया था। क्योंकि जंगल का एक अर्थ सहरा भी होता है इसलिए वे सहरा आदिवासी कहलाए। बाद में ये सहरिया हो गए। सहरा का एक और पर्यायवाची क्या है? मतलब जंगल का एक और पर्यायवाची क्या है? सहरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन रह गया? तो गंगू खूंटिया। कौन आया था? देख रहे हैं कहां से कथा आ रही है। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति के विषय में श्री मंजूलाल सिलवार ने भगवत पुराण की कथा का उल्लेख किया है। मतलब इनका पुराण में भी उल्लेख है। काय में? अब पुराणों के बारे में कौन बता रहे हैं? मंजूलाल बता रहे हैं। इस कथा अनुसार एक प्रतापी राजा बहन की मृत्यु के कारण उसके शरीर को रगड़कर 4 आदमी पैदा हुए। देख रहे हैं आप, क्या तो यार फालतू की कथा है। रगड़ के 4 आदमी पैदा हो गए, जिनमें एक काला आदमी पैदा हुआ, वह आदिवासी सहरिया कहलाया। पता नहीं कैसा है। नवागांव के फूल सिंह परोदिया ने कुछ बताया इनके बारे में। भगवान ने सभी जातियों का सृजन किया। ब्रह्मा जी एक आदमी और बनाना चाह रहे थे लेकिन सामग्री समाप्त होने के कारण अपने शरीर के मैल से एक आदमी बनाया, इसलिए इसे सहरिया कहा गया। मैल हमेशा काला होता है इसलिए वो कालो सहरिया होगा। देख रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। खैर भी तो कथाएं थी, पेपर में नहीं पूछी, मनोरंजन के लिए पढ़ा दी हैं, ठीक है ना। भौगोलिक विस्तार देखिए। हाँ, जब आपसे सहरियाओं के ऊपर निबंध पूछ ले मेंस में तो ये सब लिख सकते हो आप, तो वहां पे आपको काम में आ जाएंगी ये चीजें। भौगोलिक विस्तार देखो। इस जनजाति का मूल निवास सायवाद का जंगल मतलब कोटा राजस्थान है। ये इंपॉर्टेंट है। निवास स्थान मेन कहां पर है? कहां पे पड़ता है? कोटा राजस्थान में सायवाद। मध्य प्रदेश में सहरिया मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक है। उत्तर पश्चिम आप देख रहे हैं वही राजस्थान लग जाता है, हाँ है ना। और ये हमारे स्थान मतलब अशोकनगर, गुना, शिवपुरी यहां तक मिलते हैं। सबसे अधिक है मध्य भारत क्षेत्र में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। कौन से क्षेत्र में? मध्य भारत। तो ये मध्य भारत ही हो गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम में ही लगा हुआ है। शिवपुरी सर्वाधिक संकेंद्रण है, मतलब सबसे घनी आबादी है इनकी। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में सहरियाओं का निवास है। तो ये पूरा क्षेत्र आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर सहरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सहरियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे गुना क्षेत्र में रावत या राउत कहते हैं, अपने इधर भी कहते हैं। अब गुना मतलब अशोकनगर भी हो जाता है ना। और विंध्य क्षेत्र में सौसिया, क्या कहते हैं? सौसिया। अब ये आपको ध्यान रखना, सौसिया किसे कहते हैं? सहरियाओं को कहते हैं। किसको कहते हैं? कहां पर प्रचलित है ये नाम? विंध्य क्षेत्र में। अपने इधर क्या नाम से? राउत या रावत।
शारीरिक विशेषताएं देखो, देख शारीरिक विशेषताओं से कुछ लेना देना नहीं है ना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। कौन कौन की विशेषताएं पढ़ लेंगे, नाक नक्शा शरीर वरीर रहने दो रे। उपजातियां देखो, सहरिया जनजाति की उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न उपजातियों में बांटा गया है। ये सवर भी हैं, सवर भी हैं, सौर भी है, पढ़ के आते कि नहीं। अब जैसे हमने तो क्या कह दिया, सहरियाओं को सवर सवर और सौर कहते हैं, इन्होंने उसी को क्या मान लिया कि जी हमारी उपजाति हो गई। अब कुछ इसमें आ रहा है, कुछ इसमें आप ऊपर नीचे हो रहे होंगे इनमें ही, ये सबसे बड़े होते हैं, ये हमसे छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटा है, देखो पूरी जाति है, सब गोत्रों में ही बटी है। तुम्हारी जाति गोत्रों में बटी है कि नहीं, हाँ या ना। जितनी भी जाति के जम बैठे हैं सब में गोत्र है कि नहीं है, सब में गोत्र बढ़ जाए। गोत्र कहां से आए पता है तुम्हें, तुम्हें गोत्र कहां से आए पता है तुम्हें, तुम्हें पता है गोत्र कहां से आए। गोत्र आए गाय से, गाय से, गाय का पहला गोत्र, समझ में आया कि नहीं आया। तो गोत्र बने हैं गाय से। वैदिक सभ्यता में निर्माण हुआ है इनका, काय में, वैदिक काल में। कौन से काल में, वैदिक काल में। वैदिक काल में हमारे पास जो दौलत थी वो गाय थी, दहेज में गाय ही दी जाती थी, पैसे की कोई पैसा थे ही नहीं। वैदिक काल में पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, पैसे के हिसाब से गाय देखी जाती थी। क्या देखी जाती थी, गाय। इसलिए आपने जो पहला युद्ध पढ़ा जिसका नाम है क्या, दशरथ युद्ध, वो गैया पे ही आओ। वशिष्ठ और विश्वामित्र तो थे, लेकिन गैया तो थी बीच में, कामधेनु गाय। कामधेनु नाम इसलिए कह रहे हैं अपन, देखो नाम गैया को कामधेनु ना है तो गाय कामधेनु है थी, नाम कामधेनु नहीं था। इस वर्ग में उसे बांटे जाने पर कामधेनु, कामधेनु का मतलब होता है कि सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय, जो कह दो सो कर देती थी। गाय का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो सरस्वती या सावित्री ऐसी कुछ गाय का नाम था, ये तो गाय का नाम था। पर वो गाय किस वर्ग में आती, कामधेनु, सावित्री या सरस्वती ऐसे गाय का नाम था। क्या होगा, क्या नाम था, गाय से, आ से नहीं है तो सुनो। तो वो गाय पे ही लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी, तो पहले गैयाओं पे ही लड़ाई होती थी, भयंकर युद्ध हो जाते गाय पे। जिसके पास ज्यादा गैये वो उतना अमीर व्यक्ति। इसी दहेज गाय का ही दिया जाता था शादियों में। धीरे धीरे गायों का स्थान ले लिया किसने, संपत्ति ने। तो अब संपत्ति दी जाती है, तो जिसने ज्यादा संपत्ति दी हम उसे क्या मानते हैं, अमीर। पहले गाय मानते थे। इसी गाय के हिसाब से क्या बने, गोत्र बने। क्या बन गए, गोत्र बन गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो सहरिया समाज अनेक गोत्रों में बटा। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोती, सगोती या भाईबंदी कहलाते हैं। सब जानते हैं एक ही गोत्र के होते हैं, भाईबंदी कहलाते हैं कि नहीं, ये सगोत्र कहलाते हैं। सहरिया गोत्र को गोत या बेक कहते हैं। सहरिया है वे गोत्र को क्या कहते हैं, गोत या बेक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ चीजें, ठीक है ना। अब पेपर बहुत ही भयंकर बना था, बहुत ही खतरनाक तरीके से अगर बना रहा है तो ये ऐसी चीजें डाल देगा, क्योंकि हम जितनी जनजाति पढ़ रहे हो उनमें गोत्रों के नाम अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि नहीं। इन कंफ्यूजन से दूर वही हो सकता है जिनके शॉर्ट नोट्स बनते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, इस जनजाति लिखी है, सबके मेन पॉइंट जो है ना, जो सब में कॉमन हो रहा है, उनको वहीं पे बना के लिख रखा है उसने, टेबल बना के। गोत्र लिखा है, इन जनजाति में गोत्र को ये कहते हैं, इनमें ये कहते हैं, तुरंत याद रखेंगे कि नहीं। और जो ये की जनजाति पूरी पढ़ के क्या हो गई याद, चलो दूसरी पढ़े तो पहले भूल जाए, मैं कहूंगी याद नहीं हो सके। इसलिए नोट्स बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। गोत्र सजातीय, गोत्र जाति इतिहास की पहचान का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक जाति में गोत्र चिन्ह का प्रचलन हुआ। गोत्रों के आधार पर सहरिया जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं कौन, लड़िया, एक होते हैं ओड़िया, और एक होते हैं कालपीठिया या काली पीठ वाले। तो ये गोत्र है। पहले कौन सी है, लड़िया, फिर कौन से हो गए, ओड़िया, फिर हो गए कौन से, काली पीठिया या काली पीठ।
लड़िया कौन है? जोरिया और खूटिया इसकी शाखाएं। उड़िया सबसे निचला वर्ग है। और काली पीठिया कौन से हो गए? उड़ीसा में जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। हाँ, पहुंच गए जगन्नाथ। जानते हो कहां पर है? उड़ीसा में है ना। वहां पे किसको रथ को खींचते हैं? जगन्नाथ जो भगवान है उनके रथ को खींचने वाले। आप जानते जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी में आप गए हो गया? एक आध कोई नहीं गए होंगे, चले जाना। पर रथ का दर्शन तो किया होगा टीवी पे, भीड़ तो देखी होगी। इतनी भीड़ देखना कहीं नहीं मिल सकती तुम। और भीड़ भीड़ नहीं लगे, ऐसा लगता है नदी बह रही हो आदमियों की, जनता की नदी। नहीं, भीड़ भीड़ है यार, लाखों करोड़ों लोग एक संग खड़े हो जाते हैं। हाँ, सोचो जो दब गाओ तो दबाई गाओ। अब बाकी गुंजाइश नहीं है कि वोट जाए, मर के ही उठेगा वो। अब सोच के देखो, जहां से वो रथ गुजरता है वहां कितने लोग वालों की तो नीचे गिर जाते और मर जाते हैं। रथ इतना बड़ा होता है कि आदमी तो इतने खींच रहे होते, मुड़ता नहीं है किसी से, इतना खतरनाक हो। इसे मोड़ने के लिए विशेष चीजें बनती है उसकी। अब वो जाकर देखिए, ये है ना, अब नहीं बताएं ज्यादा। सैरिया जनजाति में गोत्र उत्पत्ति की एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार सैरिया जनजाति व गौड़ जनजाति में बहुत गहरी शत्रुता थी। कौन से लड़ते थे? गौड़ों से लड़ते थे। एक बार दोनों में लड़ाई हुई तो सैरिया जनजाति के लोगों ने गौड़ों के हमले से बचने के लिए जिस वस्तु की ओट ली, उसी के आधार पर उस वस्तु को अपना गोत्र चिन्ह अपना लिया। मतलब जिससे बचे भाई, ये कहोगे गो, जैसे कि उमरिया, ऊपर उमर के पेड़ के नीचे छिप गए। उमर का पेड़ होता है, देखा है क्या? आज भी प्रचलित है उमर का पेड़। उमर का पेड़ का इतिहास पता है तुम्हें? नहीं है पता, हम बताएंगे। भगवान विष्णु के एक अवतार हुए, नरसिंह अवतार। नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं? अपने इधर तो कम पूजे जाते हैं, लेकिन दक्षिण में भयंकर पूजे जाते हैं, आप जानते हैं। दक्षिण में तो भयंकर त्योहार भी मनाए जाते हैं उनके। अपने इधर इतना प्रचलन नहीं है। आप जानते सबसे ज्यादा क्रोध उनको ही आया था। कितना क्रोध आया था ये आप समझ सकते हैं कि वो शांति नहीं हो रहे थे। तो सारे भगवान की चिंता हो गई कि इनको क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये सभी मिटा देंगे, तो इनको क्या करवाओ, क्रोध शांत करवाओ। तो आप क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद से कहा गया कि क्यों, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? तो अपना क्रोध जिस पेड़ को दिया, उस पेड़ का नाम है उमर का पेड़। नाखून को चाहे थे उन्होंने, तो अपना पूरा गुस्सा इस पेड़ पे उतार दिया था उन्होंने। जितना क्रोध था, जैसे अब मान के चलो मुझे आ रही कि मैं छोटू में मन लगाऊं 2-3 आंख, ये तो गलत होगा कि नहीं होगा? तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे आ रहा है कि अभिजीत को पकड़ के कान और खींच दूंगा ऐसे ऐसे, क्योंकि वो क्लास को बहुत भयंकर डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो मानेगा नहीं। लेकिन ये करना तुम गलत होगा कि नहीं होगा? तो अब ऐसी क्रोध की अग्नि को समाप्त करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं कि मान के चलो मैं जाम दे लूंगा, ऐसे दैवीय काम होगा। तो भगवान कहा कि यार कोई मिटाऊंगा तो मर ही जाएगा, इसलिए उन्होंने किसको पकड़ लिया? पेड़ को पकड़ लिया और नाखून गुछाता है उसमें, उमर का पेड़। इसलिए जब मकान बनता है ना, मकान बनता है, नीम खुदती है कि नहीं? नीम में कुछ चीजें रखी जाती हैं कि नहीं? तो उमर की लकड़ी भी रखी जाती है, जिससे इस मकान में रहने वाले जितने लोग हैं उन्हें जो क्रोध आए वो ये लकड़ी जो है ना वो पी जाए, तो इस मकान में रहने वाले लोगों के दिमाग हमेशा शांत रहेंगे। इसलिए मकान बनाते समय उमर की लकड़ी भी रखी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? पता था तुम्हें? अब पता कर लो। फिर आया कौन? भिलोड़िया। नदी की भिलोड़ी घास में छिप गए जे, घास में छिप गए तो जे गोत्र वाले हो गए। फिर वो कौन से? परौदिया, परौद के पौधे की आड़ में छिप गए। फिर वो बरोटिया, बड़ के पेड़ के नीचे छिप गए। बड़ का पेड़ तो आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, बाकी ओट में छिप गए, इसलिए ये कौन हो गए? बरोटिया। जे हो गए परोदिया, जे हो गए भिलोड़िया, और जे हो गए उमरिया। ठीक है ना, सबरे नाम हो गए ये। फिर आए कौन से? सोलकिया, सलाई के पेड़ पर छिप गए। और डांगिया, जो जंगल डांग में भाग गए। आज जंगल को डांग भी कहते हैं कि नहीं? पढ़ा होगा। बट डांग मांग का क्या? डांग नाम का एक मच्छर होता है, आप जानते हैं? डांग नाम का मच्छर होता है, वो खाले सो आदमी उचक जाता है। वो मिलता कहाँ पर है आप जानते हो? बरसात में होता है, और जहाँ घने पेड़ पौधे से होते ना वहीं में मिला। जैसे खेत में पे गए आप, बरसात के समय सोयाबीन वोयाबीन होता है, उस समय खेत पे जाते हैं, बुचवा को खून ही निकाल देते कि नहीं निकालते? तो डांस किए थे वहां से। भाई डांस भी नाम इसलिए होगा कि व्यक्ति डांस ही करने लगते वाकई में। डांग में और भयंकर मिलते हैं, तो भाई डांस डांग में हुआ तो डांग में रह गए।
फिर होता है सेलिया, सेलिया पत्थर के पीछे छिप गए और पेरूबा नदी नाले पार करने, ये कहीं के समझ में नहीं आया, मारो कौन ने फिर मैंने कौन जनजाति है, मारा किसने, भाई मारे में लगे रहे इन्हें। छुआन मैदान में भागने वाले, इसके कहते हैं कि सैरियाओं के निम्नलिखित गोत्र भी मिलते हैं। एक होते हैं नकटेले, कैसे होते हैं, एक होते हैं पलिया, देखना स्वाभिमानता के फलस्वरूप बद चलन बहु की नाक काटने के कारण इन्हें कहा गया है नकटेले गिरा दिया गया नकटेले। फिर वो पलिया, पैरों से तलैया के पानी को गंदा करने के कारण, देख ये आ रही तुम नाम देख रहे हो, पेपर में ना पूछें जी, तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं मन। फिर आए कौन से, सनोरिया, सोते हुए किसान की छाती पर सूरजमुखी के बीच से पौधा अंकुरित होने के कारण मतलब कौन, इसमें आलसी कौन है आप, तो सो गाओ वहां पे बीज बो दाओ पेड़ होगाओ और वो सो ही रहा है ये कौन है, सनोरिया। सैरिया गोत्र चिन्हों को अपमान पाप मानते हैं, ऐसा होने पर वे पश्चाताप भी करते हैं। सैरिया एक दूसरे के गोत्र चिन्हों का आदर करते हैं। फिर है परिवार इनका, सैरिया जनजाति में परिवार एक आधारभूत सामाजिक संगठन है। सैरिया जनजाति में पितृसत्तात्मक तो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा परिवार है इनका, पितृसत्तात्मक। सैरिया में जब किसी लड़के की शादी होती है तो घर के बगल में ही दूसरी झोंपड़ी बना दी जाती है, जिससे पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं। समझदार, आपने जब मकान नहीं बनाया भाई कमरा बना देता है, आ जाओ अब रोज लड़ जाएंगे भाई। अपने इधर देखा शादी के बाद लड़ाई होने लगते हैं कि नहीं होने लगे, अगर भाई मकान बना के दूसरी जगह रह भी रख दे लड़ाई होगी कि नहीं, नहीं होगी। लेकिन अपने जहां तो क्या कहते हैं, हमने मुड़ाए और बहुए एक कमरा बना दो, दूसरी मंजिल बना दी, फलानो बना दो, और फिर वह बहू डांस करे कि फिर मोड़ा डांस करे, तो पता चला घर में फिर हो रहा होगा महासंग्राम, फिर पता चला घर ही बैठ गओ। अरे पहले ही अलग बना देते, इनसे कुछ सीखे। होता है कि नहीं होता है, कुछ समझदार लोग ऐसा भी करते हैं, शादी होने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। तुम ये करना, परिवार का मुखिया पिता ही होता है, घर का प्रत्येक काम उसकी राय या सहमति से होता है। पिता के बुजुर्ग होने या मृत्यु होने पर परिवार का बड़ा सदस्य पुरुष ही घर का मुखिया बनता है, लीडरशिप चल रही है। सामाजिक संगठन देखो, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैरियाओं के गांव सैराना में एक पंचायत होती है। अब इनके गांव को क्या कहते हैं, सैराना। क्या कहते हैं, आज भी आप जानते हैं जिन गांवों में सैरिया ज्यादा रहते हैं वह जगह कोई सैरियाना कहने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सैराना। पटेल, कोटबार, बराई, भोपा और हथनरिया तथा गांव के वयोवृद्ध सैरिया पंचायत में 5 पंच के रूप में सम्मान पाते हैं। कौन कौन है देखो, एक है पटेल साहब, पटेल हरिजन जाति में, कोटवार जनजाति में, फिर जहां बन गए बराई, एक हो गए भोपा और एक हो गए कौन, हथनरिया, और गांव के वयोवृद्ध, ये पंच हो गए। पटेल साहब कौन है, सैराना का मुखिया पटेल होता है। आप जहां आदिवासी है निश्चित है पटेल आज ही मिलेंगे, वहां सैरिया में पटेल बिल्कुल मिलने ही मिलने हैं। और वहां से फिर गांव के भी जो और लोग होते हैं वहां से पटेल ही कहने लगते हैं, वहां से नाम तो कहने पर ही ना, वहां नाम नहीं ले, बस का कहते हैं पटेल कहते हैं। सैराना का मुखिया पटेल होता है। पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। इसका मुख्य काम समाज के धार्मिक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना और पंच निर्णय करना होता है। पटेल समाज की समस्याओं को गांव पंचायत में ही निपटाने की भरसक कोशिश करता है। फिर आ गए कौन, एक प्रधान। समाज और पटेल के कामों को पूरी निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति प्रधान कहलाता है। कुल मिला के तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद करना है सबसे बड़ा कौन होता है इनमें, पटेल के नीचे कौन हो गया, बस। फिर होगा बराई, यह संदेश वाहक होता है और डोंडी पीटता है। डोंडी जानते हो, गांव में पहले डोंडी पीटी जाती थी कि नहीं, मतलब अनाउंसमेंट किया जाता था। आज माइक से हो जाता था, पहले आप जानते थे डबला बजाकर होता था। तो ये ढोल, पहले ढोल को डबला कहते थे, उसे बजाकर पूरे गांव में फिरते थे और कहते थे, समझ में आया कि नहीं, तो डोंडी पीटना हो गया। फिर होता है कौन, भोपा, इसे गोटिया भी कहा जाता है। भोपा को क्या कह रहे हैं, यह तंत्र मंत्र झाड़ फूंक और अन्य सभी बीमारियों का इलाज करने वाला होता है। देख रहे हैं आप, पढ़ के आए हैं कुछ ओझा, हम पढ़ के आए कि नहीं, इसमें होगा इसका नाम क्या, भोपा या गोटिया, बस इतना ही याद रखो इसे। हथनरिया या गुनिया, यह वैद होता है तथा नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करता है। जड़ी बूटियों तथा
तारक मारक मंत्रों का ज्ञाता होता है, ठीक है ना, मतलब मंत्रों के द्वारा बीमारी सही। गुनिया हम पढ़ के आए और भी जनजाति में वैद्य होते हैं कि नहीं होते। पंचायत से असंतुष्ट सहरिया कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। पंचायत में स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, मतलब पितृसत्तात्मक है, महिलाओं की स्थिति निम्न है। विवाह के अवसर पर पटेल को 5, प्रधान को 3 और बड़ाई को 1 रूप नेक सम्मान स्वरूप दिया जाता है, नेक दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा किसे मिलेंगे? पटेल साहब को। फिर कहां ये आवाज? सहरिया जनजाति जहां पर निवास करती है उसे क्या कहते हैं? ये तो पढ़ लिया हमने। सहरिया जनजाति किसी गांव, कस्बे या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाते हैं। यह कोरकुओं के डाना जैसा होता है। कोरु रहते हुए क्या कहते हैं? डाना। सहरिया जनजाति अपना सहराना अधिकांशतः जंगलों में, ऊंची पहाड़ियों की तुलना में समतल मैदान में बसाना अधिक पसंद करते। कभी भी सहरिया देखोगे आप पहाड़ पे नहीं रहेंगे, वे हमेशा मैदानी क्षेत्र में ही रहेंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये एक साथ रहते हैं और ऐसे गोल में रह लेते हैं। या तो ये पंक्ति बनाकर रहेंगे काय में, अधिकतर आप जन देखेंगे वो पंक्ति बनाकर ही रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं? अब देखो झोंपड़ी मोपड़ी नाम आपको मिलेंगे, लेकिन आप जानते हो कि अब स्थितियां बदल गई। प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, पंचायतों में आते हैं, अब तो इनके पक्के मकान बनने लगे, धीरे धीरे और बनते रहेंगे। सहरियाओं के मकानों की बसावट अंग्रेजी के अक्षर उल्टे यू की तरह होती है। क्या की तरह होती है? उल्टे यू की तरह। मतलब कैसी? मैं बताता हूं कैसी होती है। सहरियाओं के मकानों की बसावट अंग्रेजी के अक्षर उल्टे यू की तरह होती है। जैसे अब यू तो ऐसा होता है, हाँ या ना? क्यों? पहले क्यों? इनको मकान देख भी जाएंगे ना तो ऐसो मिलेगा मकान अपने, कहीं ऐसो मिल जाएगा, कहीं ऐसो मिल जाएगा। अब ऐसो मिलेगा तो यहाँ बागड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और यहाँ पूरे घर के कमरे ऐसे बन जाएंगे, बीच में जगह खाली मिल जाएगी। किसी का क्या मिलेगा? यहां से बनाना चाहो तो पीछे खुला मिल जाएगा। ऐसे सहरियाओं के मकान बनते हैं। समझ में आए ना? अपने मकान तुम जानते हो कैसे मिलते। अपन जहां भी बनाएंगे, जहाँ ही बना लेंगे, जहाँ ही बना जाए जगह खाली कर देंगे, जैसे हम आंगन कह देते हैं, ऐसे बनते ना। इनके अलग बनते, या तो पीछे पूरा खुला ही डाला रहेगा या आगे पूरा पीछे बन जाएगा, ऐसे बन जाते हैं। पर बनते कैसे? इस डिजाइन में बनते हैं। अपन होते तो ऐसे बना लेते, अपन है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। इसके सहराना का एक ही प्रवेश द्वार होता है तथा सहराना के बीच में चौक होता है, जिसमें बंगला मतलब अतिथि घर होता है। बंगला एक प्रकार की धर्मशाला या सामुदायिक भवन होता है। बना लेते बेचारे, ठीक है ना, सब मिलकर कहा है कि अब अपने जहाँ शादी होंगी तो सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, इनकी नहीं, इनकी कॉमन व्यवस्था है, बस सब में चलता है। जैसे टेंट है सब है ना, वो एक ही लेकर रख लेंगे, वो सब में काम में आए हो, हर कोई खर्च करने नहीं पड़े, वो मिलकर वो कर लेते हैं, बाइक उपयोग सब कर लेते हैं। इनके मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध चौकोर शैली में होते हैं। मैंने बताया ना, आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है ना। और हमने कुछ जनजाति में पढ़ा ना, गोल होते हैं। घर में अनाज भरने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी प्रत्येक घर में होती है, जिस पर सहरिया महिलाएं मिट्टी की बारीक बारीक रेखाओं से फूल पत्ते और ये सब बना लेती। खैर इनसे कोई लेना देना नहीं है अपना। खान पान देख लीजिए, खाना में सब खाएंगे जी, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होंगे, ये कोई मतलब नहीं है। कंदमूल खाएंगे ही, जब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होंगे तो कंदमूल फल सब आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो बड़े चाव से खा रहे हैं, अब बड़े चाव से खा रहे हैं तो हमें क्या लेने देने यार। अब इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से खान पान तक पढ़ लिया अपन ने। ये पढ़ा अपन डिटेल में रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आप इन्हें पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो कल्याण तो होना निश्चित है, क्योंकि इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे के लिए अगले प्री अकेला काम का नहीं है, मेंस भी देना है हमें, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन्हें अंडरलाइन करके पढ़ें। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं तो फिर मैं सहरिया हो जाने दो, सहरिया के बाद जो पढ़ाऊंगा आपको तो इसी तरीके से पढ़ा दूंगा कि फिर आपको ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, और उसमें हम जितना शॉर्ट होगा और जो मेन होगा वो करके पढ़ा देंगे।
भाई मेंस का मेंस में देख लेंगे फिर हम, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।